रेमेडी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आज आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों में कोविड-19 की समस्या के बारे में। तो आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मधुलता पांडे, जो हम सभी को कोविड-19 बच्चों में पर्टिकुलरली किस तरह से मैनेज करना है, उसमें सिम्टम्स किस तरह का आता है और क्या क्या समस्या जो एडल्ट में है उसके विपरीत जो बच्चे में किस तरह से हम लोग को हैंडल करना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले तो बच्चों में जो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो एडल्ट के मुकाबले किस तरह से भिन्न है? अच्छा, अभी ये कोविड काफ़ी पुराना हो चुका है। अभी 1.5 ईयर्स लोगों को ज़्यादा जानकारी है अभी थोड़ा सा कि कोविड क्या है बोल के। लेकिन अडल्ट और बच्चों में डिफरेंस क्या पाया जाए कि 90% बच्चे असिम्टोमेटिक, मतलब उन लोगों को ज़्यादा कुछ भी सिम्टम्स नहीं है और उन्हीं 10% बच्चों में सिम्टम्स है। और लकीली ये 10% बच्चे जिसमें भी सिम्टम्स में, उसमें सिर्फ 1% लोगों को सिवियर है, आईसीयू जितना हो रहा है। सो ये असिम्टोमेटिक ऑब्वियसली कुछ भी उन लोगों को ज़्यादा होगा नहीं। और जो बच्चे सिम्टोमेटिक है उन लोगों को हल्का सर्दी खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम जो बोलते हैं, जैसे सर्दी खांसी, हेडेक, बदन दर्द। और इस बार जो हमें ज़्यादा मिला है वो हमें डायरिया और लूज मोशन और डिहाइड्रेशन, ये सब सिम्टम्स, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स ज़्यादा है। और बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे को जैसे बॉडी में रैश आना, कन्वर्जन्स होना, मुंह सूजना, सो ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे पाए जाए। सो मोस्ट कॉमनली लेकिन फीवर आके प्रेजेंटेशन हो रहा है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो जैसे प्रैक्टिकल एक आपसे सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। सपोज मान लीजिए घर में एक फैमिली में एडल्ट अगर इन्फेक्टेड है तो हम लोग बच्चे को तो ऐसे आइसोलेट करके रखना बहुत मुश्किल होता है, ना कि उन लोग को बार बार बोला जा सकता है कि मास्क पहनो ये। तो उस सिचुएशन में हम लोग किस तरह से मैनेज करें, बच्चे को किस तरह से संक्रमण होने से बचाएं, या और क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग? ओके, सो एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने पहले बताया, ज़्यादातर बच्चे असिम्टोमेटिक है। तो उन लोगों को जनरली माँ बाप को जैसे ही उन लोगों को पॉजिटिव आता है, या तो सब होल फैमिली टेस्ट करते हैं और हम लोग के पास सिर्फ एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव लेके आ जाते हैं। सो वैसा सिचुएशन होता है। या कभी कभी घर में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे हैं और पेरेंट्स दोनों पॉजिटिव है, तो बच्चों को क्या करें, ये सिचुएशन आ जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि न्यूबॉर्न होता है और माँ पॉजिटिव है, सो व्हाट कैन वी डू, सो ये सिचुएशंस आता है। तो इसमें ये बताना ज़रूरी है कि छोटे बच्चों में अगर कोई नहीं है आपका बच्चे का केयर करने के लिए, फर्स्ट चॉइस अगर आपके पास कोई और अडल्ट है जो बच्चों का केयर कर सकते हैं तो उनको रखिए बैकअप के लिए। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली एक पेरेंट को ही बच्चे को देखना पड़ेगा। और उसमें से भी जो सबसे कम अफेक्टेड पेरेंट्स है, दोनों में से जो कम है अफेक्टेड, उनको बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और बच्चे को, जैसे आप जब भी बच्चे को अटेंड कर रहे हो तब आप डबल मास्क ले लो, हैंड सैनिटाइज कर लो और बच्चे को केयर करो उसके बाद से। और अगर बच्चे के साथ सोना भी है तो एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए जहां तक भी पॉसिबल हो। और जहां पॉसिबल नहीं हो, आपको ये सम्मान के चलना चाहिए कि बच्चे भी एक्सपोज्ड हो चुके हैं और वो लोग भी प्रोबेबली अफेक्टेड है, पॉजिटिव है। सो ये सोच के उन लोगों को चलना चाहिए। हाँ, ये गलती मत करिएगा कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे असिम्टोमेटिक होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हो जाता है तो उन लोगों को बहुत सिवियर होता है। सो दैट इज़ वन डिफिकल्टी। और जैसे आपने कहा, उसका उल्टा भी सिचुएशन बहुत बार होता है कि बच्चे पॉजिटिव है लेकिन पेरेंट्स नेगेटिव है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, बच्चे को लेस देन 5 ईयर ओल्ड बच्चे को आइसोलेट करना इज नॉट ईजी। तो हम लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स आइसोलेशन। रिवर्स आइसोलेशन मतलब आप एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स या हाई रिस्क पेशेंट को, उन लोग को आइसोलेट कर दो, बच्चे को दौड़ने दो जैसे वो है, और उन ग्रैंड पेरेंट्स लोग को, उन लोग को आप आइसोलेट करिए। और बच्चे को भी लेस देन 2 ईयर्स में तो मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अप टू 5 ईयर्स अगर आप कर पाओ तो ओनली अंडर गाइडेंस, क्योंकि वो लोग नाक के ऊपर करेक्ट सही जगह से करना चाहिए। और आप एवरी 8 आवर्सली उन लोगों को मास्क चेंज करा दीजिए। और जो चीज़ वो लोग फ्रीक्वेंटली टच करते हैं उनको आप सैनिटाइज करा दीजिए।
और बच्चे को केयर फिर पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। ओके। जैसे मान लीजिए एक अभी तो जैसे वायरल फीवर जो भी है, फ्लू का बहुत सीजन है इस टाइम में, एडल्ट भी और बच्चे भी कॉमन फ्लू लेके आते हैं। तो हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन फ्लू और कोविड? देखिए, ये जस्ट क्लिनिकली देखने देयर इज़ नो वे कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आप जो सर्दी खांसी लेके आए हो वो एक कॉमन फ्लू है या फिर कोविड है। उसके लिए आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर घर पे कोई पॉजिटिव है या किसी और के साथ कांटेक्ट है और वो बच्चे को सिम्टम हुआ है तो उसको हम मोर ऑफ कोविड साइड लेते हैं। और जो बच्चे को नहीं है, नॉर्मल, उसमें घर में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ बच्चे को हुआ है, सो दैट कैन बी ट्रीटेड एज फ्लू। ओके। तो इस तरह से, और दोनों ही केस में मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट वाइज ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट किए बिना ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप बता सको कि अगर कोई सर्दी लेके आया है कि ये फ्लू है या कोविड है। सो देयर इज़ नो वे वी कैन टेल। ओके। तो और दूसरा सवाल, जैसे हम लोग एडल्ट में जैसे वंस द पेशेंट इज कंफर्म दैट ये कोविड है, कोविड पॉजिटिव हुआ है, देन उसमें एक मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है, पैरामीटर्स है। जैसे घर में ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो उसका एडल्ट तो बोल भी पाते हैं कि वेदर दे आर फीलिंग गुड और नॉट। तो बच्चे में वो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है कि हाउ टू assess whether the child is deteriorating or is okay? सो मॉनिटरिंग जब करना है तो आपको एक टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करना चाहिए। टेम्परेचर चार्ट मतलब बच्चे को कितना फीवर आ रहा है, कितना दिन देर में आ रहा है। फीवर 100 से ऊपर वाला फीवर और 100 से नीचे वाला फीवर का दो अलग ही मतलब होता है। अगर 3 दिन और 4 दिन के बाद भी आपको 100 से ऊपर फीवर आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है या फिर उनको कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है बच्चा कितना बार सांस ले रहा है। 1 मिनट में बच्चा कितना बार सांस ले रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि आप बस उसको 10 सेकेंड उसको देख लो और 6 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा नहीं है। आपको पूरा 1 मिनट तक बच्चा कितना बार सांस ले रहा है ये देना है। और जब सांस ले रहा है तो बच्चे को क्या तकलीफ है, जैसे नाक फूल रहा है, आवाज़ आ रहा है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर जो अभी सबके घर में है वो, लेकिन बच्चों में देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आपको 2-3 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। कि एक तो है कि बच्चे का जिस फिंगर में सबसे अच्छा फिट होता है उस फिंगर में लगाइए। एकदम छोटे बच्चों में फिंगर में नहीं होता है, आपको बिग टो में लगाना पड़ता है। और लगाने के बाद आप कोशिश कीजिए कि एक स्टेबल जगह पे उसको रखिए, जैसे टेबल या कहीं पर, ताकि वो हिले ना। और उसको 1 मिनट तक आपको देखना है। जब एक वेव फॉर्म एक नॉर्मल जैसा एक पैटर्न आ जाता है या फिर ये बार कोड जैसा होता है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाता है और आपका रीडिंग थोड़ा सा स्टेबल होता है तो वो रीडिंग को आपको लेना है। वो अगर 94 से ऊपर है तो फिर यू आर सेफ। अगर 94 से नीचे आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरा चीज़, बच्चे कितना बार पेशाब कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे में एक बार बच्चे का पेशाब होना चाहिए, नहीं तो उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। और फिर बच्चे का हाथ पैर में कोई रैश है कि नहीं है, कोई फिट्स जैसा कन्वर्जन, ये सब चीज़ मतलब बच्चे का नॉर्मल एक्टिविटी आपको देखना है। मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, तो ये चीज़, और यूरिन आउटपुट, ये चीज़ आपको मॉनिटर करके देखना पड़ेगा। जो बच्चा जो मान लीजिए कोविड पॉजिटिव है, माइल्ड सिम्टम्स है, उसको आप हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे हैं, तो घर में किस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे एडल्ट में बोलते हैं कि ये खाओ, एक प्रेस्क्राइब्ड एक रहता है कि आपको ये खाना है, ये सब करना है। तो बच्चे के लिए क्या पर्टिकुलर गाइडलाइंस है या नहीं? ओके, अभी क्या आता है कि हमारे आपने जैसा बताया कि अगर बच्चा पॉजिटिव होता है या बच्चे को भी सिम्टम होता है और माँ बाप अगर टेस्ट करके डॉक्टर के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वही मेडिसिन का हाफ डोज करके बच्चे को दे देते हैं। सो अभी ये मैं बताना चाहती हूँ कि दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर मेडिसिन कोई भी काम नहीं करता है, स्पेशली कोविड के टाइम में। तो आपको जो देना है एक पैरासिटामोल जो देना है, और वो भी डॉक्टर से लेके वेट के हिसाब से हम लोग डोज देते हैं। वो करेक्ट वेट उसका कितना होना चाहिए वो आप फाइंड आउट कीजिए। पैरासिटामोल आपको देना है, जो मॉनिटरिंग मैंने बताया वो मॉनिटरिंग देना है। और बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
अच्छा खाना, पहले न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि आजकल अभी सबसे ज़्यादा दवाई जो बिका है वो है जिंक और विटामिन सी, जाके ओवर द काउंटर जैसे हर कोई बिका है। तो जब तक डॉक्टर आपको सलाह नहीं देगी कि उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसको देने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर डॉक्टर को लगेगा कि बच्चे का एपिटाइट बहुत कम है, वो खाएगा नहीं, या फिर उसको ज़रूरत है लगेगा, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स और उसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन दैट शुड बी प्रिस्क्राइब मेडिसिन। आप घर में उसको क्या, न्यूट्रिशन डाइट मतलब क्या, जो नॉर्मल खाना हम देते हैं उसमें बस आप ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ आप बच्चों में ऐड करें। जैसे कि आप फ्रूट्स, उसको फ्रूट्स ज़रूर दीजिएगा, नट्स ज़रूर दीजिएगा, और बेरीज होते हैं, जैसे चेरी होता है, बेरीज होता है, क्रैनबेरी, ये सब बेरीज वो दीजिए। फ्रूट्स में सबसे अच्छा होता है पपाया, पपाया दीजिए, और सिट्रस फ्रूट्स दीजिए। जैसे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप बस नींबू निचोड़ दीजिए, उसके खाने में, नॉर्मल खाना में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, ये दे दीजिए। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो एक अंडा और चिकन, पोल्ट्री, फिश, ये सब दे सकते हैं बच्चे को। और जो नॉर्मल चीज़ जो हमारे खाने में हर टाइम डलता है, दैट इज़ जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक। सो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अगर आपके खाने में ये सब चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो, इसके अलावा स्लीप, बच्चा 8 घंटा कम से कम आराम से सोना चाहिए, और उसके साथ भी थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली बाहर नहीं जाएगा, लेकिन घर के अंदर ही अगर आइसोलेट भी है तो 15 मिनट जैसे दिन में 3-4 बार बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, योगा, ऐसा कुछ आप कराइए और उसको एक्टिव रखिए। और ये ध्यान दीजिए कि आप जहाँ पे बच्चे को रख रहे हो वो वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, जैसे दरवाज़ा, खिड़की उसका खुला होना चाहिए, अच्छा सा वेंटिलेशन उसमें आना चाहिए। और अगर सनलाइट आता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उसको दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सनलाइट एक्सपोजर भी चाहिए। सो ये सब आप दीजिए। सो न्यूट्रिशियस खाना, अच्छा सोना, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका हाइड्रेशन का स्टेटस देखिए। आप इसको पानी अच्छे से दीजिए, फ्लूइड दीजिए, जूस, फ्रूट जूस से कोई परहेज नहीं है, फ्रूट जूस बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पूरा फल ही उसको दें, नॉट जस्ट जूस। हाँ, तो ये सब चीज़ उसको दे। तो खाने के अलावा स्लीप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे बोला, कोई भी अगर डेंजर साइंस जो पहले हमने डिस्कस किया है, अगर वैसे कुछ दिखता है, आपको लगता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा सो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको उठाना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी बोल रहा है, कोई सेंस में जैसा बात नहीं कर रहा है, ये सब अगर कुछ भी होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए बच्चे को। या फिर सैचुरेशन भी अगर लेस देन 90 होता है तो। लेकिन ये रिपीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छी तरह से जब देख रहे हो तभी, ऐसा नहीं कि बस लगा दिया और एक रीडिंग देख के आप घबरा के आ गए, ये करना जरूरी नहीं है। स्टेबलाइज करके एक फिक्स, वो जब हिलता है तो अच्छा रीडिंग नहीं आता है, तो उसको फिक्स करना, एक स्टेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है, जैसे एडल्ट में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, फिर क्रोनिक लंग डिजीज़ हुआ, ये सब चीज़ एडल्ट में रिस्क फैक्टर फॉर सीवियरिटी। तो बच्चों में क्या है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीवियरिटी इन चिल्ड्रन? ओके, एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स मतलब सबसे पहले तो ये कोविड एक इवॉल्विंग डिजीज़ है, और इसमें स्टडीज़ और थ्योरीज बहुत सारे आ ही रहे हैं, फाइनल ऐसा हुआ नहीं है। सबसे पहले अब ये भी पूछा था कि बच्चों में ज़्यादा होता क्यों नहीं है, तो अगर होता भी है तो किस किस बच्चों में ज़्यादा होता है, तो ये सब हमसे पूछते हैं लोग। तो सबसे पहले ये जानने कि बड़ों में अगर इतना सिवियर है तो बच्चे क्यों छूट गए, बच्चे को क्यों ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे तो छोटे अडल्ट ही है, ऐसा एक धारणा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रपोज थ्योरी है, कंफर्म के लिए तो अभी कुछ हुआ नहीं है, बट ऑब्वियसली ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, स्टडीज आर कमिंग। सो उसमें क्या बोलते हैं, एक ACE2 इनहिबिटर करके होता है जो वायरस को बॉडी में चिपकने के लिए ज़रूरी होता है। वो देखा गया है कि बच्चों का नाक का एपिथेलियम लाइनिंग में बहुत ही कम है, तो बच्चे आके मतलब वायरस आके उनसे जुड़ना कम होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि बच्चों में एक इनेट इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका कारण हो सकता है कि छोटे बच्चे को कंटिन्यू वैक्सीन मिल रहे होते हैं, बहुत सारे वैक्सीन का, उसका क्रॉस रिएक्शन, या फिर बच्चों में बहुत सारे इन्फेक्शन होता रहता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उन लोग का बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उन लोग का इम्यूनिटी कंटिन्यूसली काम करता है, तो उसकी वजह से। और तीसरा चीज़ है कि बच्चों का लंग्स हेल्दी होता है ना, सिगरेट स्मोकिंग होता है, और इसीलिए उन लोग में डैमेज कम होता है, और अगर हो भी जाता है तो उन लोगों का रीजनरेट करने का कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बेटर है अडल्ट से एज वेल है। सो इसकी वजह से बोला जाता है कि बच्चों में
डिजीज़ कम है, लेकिन उन बच्चों में जिसमें मैल न्यूट्रिशन है, मतलब जो कुपोषित है जिन बच्चों में, उन बच्चों में तो ये सब चीज़ ही अफेक्ट करते हैं। ये पूरा जो लाइनिंग जो बोल रहे हैं, नेसल एपिथेलियम लाइनिंग ना, ये सब चीज़ें उन लोग में डैमेज होता है। तो उन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है। और बाकी बच्चों में जिस को लिवर की डिजीज़ और जिसको भी क्रॉनिक बीमारी है, जैसे लिवर का, हार्ट का, लंग्स का, या फिर ल्यूकीमिया, कैंसर, ये सब बीमारियाँ उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होने का चांसेस है। अब हम लोग जाते हैं वैक्सीनेशंस की तरफ। तो मान लीजिए बच्चा में आपका बच्चा में जो है कोविड का सिम्टम्स है, तो बहुत सारे जो वैक्सीनेशन से शेड्यूल्ड रहते हैं बच्चों में। तो उस स्थिति में हम लोग मान लीजिए कोविड पॉजिटिव है, तो वैक्सीनेशन हम किस तरह से करेंगे, वेदर वी शुड कंटिन्यू और वैक्सीनेशन और नॉट। ओके, सो वैक्सीनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीच में जब कोविड आया था तो हम लोग को ऐसा इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ा देर के लिए वैक्सीन पोस्टपोन करो। जब हमें कुछ समझ में नहीं आया था तो फिर तुरंत आईएपी ने, हमारा बोर्ड है आईएपी एंड यूनिसेफ ने भी फिर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया कि वैक्सीनेशन एकदम भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। पहले ये डर था कि क्राउडिंग ना हो जाए, सो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रेफर कर रहे, घर से बाहर मत निकालो, ये जब था। फिर इमीडिएटली ये हम लोग को इंस्ट्रक्शन आया कि आपको तुरंत वैक्सीनेशन रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन रीस्टार्ट नहीं करोगे तो जो चीज़ बच्चों में बहुत जानलेवा है वो चीज़ का एपिडेमिक फिर से आ जाएगा, जैसे मीजल्स का, मम्स का फिर से आने का चांसेस, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हुआ है और बच्चा बीमार है और ठीक हो जाने के बाद आप इसको 14 डेज, 2 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों के गैप करने के बाद आप उसका नॉर्मल वैक्सीनेशन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई वैक्सीन मिस भी हुआ है तो बस आप अपने डॉक्टर से मिलके, आपका डॉक्टर उसको रीशेड्यूल कर देगा, क्योंकि कोई भी वैक्सीन मिस नहीं करना है। और जब वैक्सीनेशन की बात आ रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी ये फ्लू वैक्सीन को लेके जो ये आ रहा है कि सब लोग हमें बोल रहे हैं कि फ्लू वैक्सीन से कोरोना भाग जाता है, ये वाला है। तो फ्लू वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और ये कोरोना, 2 अलग वैक्सीन है, बिल्कुल ही अलग वैक्सीन है। सो फ्लू वैक्सीन कोरोना की वजह से नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन फ्लू वैक्सीन एक ऐसा वैक्सीन है जो कि काफ़ी रेस्पिरेटरी इलनेस करता है। अभी सर्दी जुकाम काफ़ी करता है बच्चों में और उससे बहुत ज़्यादा लोड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कम से कम अभी ये सीजनल फ्लू वैक्सीन जो है वो अगर घट जाएगा तो काफ़ी बच्चों को हॉस्पिटल आने का कार्य में नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि ये पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि जिनको कोरोना है और जिनको इन्फ्लुएंजा भी, दोनों जब जिनको है उनको ज़्यादातर सिवियरिटी देखा गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट, जब तक कुछ नहीं है तब तक एटलीस्ट कुछ तो करो वाला फीलिंग है। लेकिन फ्लू वैक्सीन कोरोना का वैक्सीन नहीं है। वो फ्लू वैक्सीन कोरोना का प्रोटेक्शन नहीं करता है। उसका प्रोटेक्शन के लिए हम नहीं दे रहे हैं फ्लू वैक्सीन। नाउ अगर मदर पॉजिटिव है, मदर कोविड से पीड़ित है, तो छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, उसमें स्थिति में क्या करना चाहिए, whether she should continue breastfeeding or not? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इतना कॉमन है कि हम लोग एक्चुअली जब हर बच्चा डिलीवरी के बाद हम लोग हर माँ को एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो फ़ोन करके हमें पूछ ही लेते हैं। सो ये इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है और आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप बिल्कुल उसको फीड कर सकते हो। फीड करने वक्त आप उसको डबल मास्किंग, आप मास्क लगा के हैंड हाइजीन करके बच्चों को फीड करिए। फीड करने के बाद अगर पॉसिबल है आपके पास कोई और है तो बच्चे को आप हैंड ओवर करिए। तो सिर्फ फीड ओवर के जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करें तब आप उनको दीजिए। और दूसरा चीज़, आप खुद वैक्सीन लगाइए। आप लैक्टेटिंग मदर हो बोल के वैक्सीन नहीं लगाना मत कीजिए। आपको अपना वैक्सीन का डोज आप लगाइए और ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग थर्ड वेव के बारे में बहुत सुन रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अक्टूबर के आसपास देयर विल बी अगेन अपराइज, मोस्टली चिल्ड्रंस विल बी अफेक्टेड। तो ये क्या है, अफवाह है या whether it is true? ओके, अब ये थर्ड वेव का स्केयर बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा। सो इसको लेके हम लोग का ऑलमोस्ट एवरी हफ्ता, हर एक हफ्ता हम लोग को ये कंपल्शन होता था कि ये वेबिनार, ये टॉक, ये सुनो, ये सब, क्योंकि ये थर्ड वेव की वजह से।
सो थर्ड वेव एक्चुअली क्यों अनुमान किया गया कि बच्चों में होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट वेव ज़्यादातर ओल्डर एज ग्रुप के लिए, सेकेंड वेव थोड़ा और यंग लोग के लिए, और थर्ड वेव क्या बच्चों में आएगा, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा चीज़ था कि 18 अबव सबको वैक्सीन हो गया, अब बच्चे तो सिर्फ बच्चे ही हैं, तो शायद बच्चों को ज़्यादा होगा, तो ये एक था। ये एक सोचने के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है हमारे पास। अगर साइंटिफिक डाटा हम देखें, अभी तो बहुत एनालिसिस हो रहे हैं और अभी भी ये ऑनगोइंग है। अब भी हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले महीने कुछ और हो, लेकिन अभी का जो स्टेटस है उसमें देखा गया कि फर्स्ट वेव का जब एनालिसिस किया गया था तो जनरली लेस देन 20-year-old बच्चे अराउंड 12%, 12% बच्चे अफेक्टेड थे। सेकेंड वेव भी जो पीक मई में हुआ था, तो मई का जब एनालिसिस हुआ था तो सेकेंड वेव में भी बच्चे अराउंड 12 to 12.5% है। तो परसेंटेज के हिसाब से एकदम सेम है, लेकिन नंबर डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 3 टाइम्स ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए। तो अगर इतना अफेक्टेड हुए तो ऑब्वियसली उसी प्रोपोर्शन से बच्चे भी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन बच्चा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ओनली सेम जैसे फर्स्ट वेव में था तो सेकेंड वेव में भी वही हुआ है। तो ये डरने की कोई कारण नहीं है, अनलेस एक ऐसा खतरनाक म्यूटेंट आ जाए कि सबको असर कर रहा है। अडल्ट में भी होगा तो अडल्ट का जिस प्रोपोर्शन से होगा उसी प्रोपोर्शन ही मेंटेन होगा। और ये भी कहा गया था, जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा था कि बच्चों को सिम्टम्स हुआ है, काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स हुआ है, लेकिन 6 महीने जितना बाद उन लोगों को अराउंड 4 से 6 महीने जैसे बाद में उन लोगों को थोड़ा सा उसका, जिसको कोविड हुआ था उन लोगों को ये PIMS से MIS-C जैसा दिखने लगा। तो ये भी था कि क्या उसको थर्ड वेव बोल रहे हैं, बच्चे ज़्यादा सीरियस होंगे उसको, तो ये सब चीज़ से थर्ड वेव का स्केयर आया है। लेकिन अभी हमें जो फीड मिला है उसके हिसाब से कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि हमें थर्ड वेव की वजह से मतलब इतना घबराने की ज़रूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रिपेयरनेस हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये अच्छे से हमारा ये सोशल, बट 3 चीज़ें तो करना है देखा जाए तो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथ धोना है और मास्क लगाना है। अगर हम ये 3 चीज़ करेंगे, वैक्सीन जिसके लिए अवेलेबल है उसको करो, जिसके लिए नहीं अवेलेबल, बस ये 3 चीज़ें तो हमें करना है। और बच्चों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग जो करते हो, बच्चे तो हमारे CCTV है देखा जाए तो आप जो करते हो बच्चे वही करेंगे। तो उनको अगर सिखाओ तो फिर वो लोग कर पाएंगे। सो अगर ये अच्छे से करेंगे तो थर्ड वेव में इतना ज़्यादा डरने का कारण नहीं है, बट डेफिनेटली प्रिपेयरनेस एकदम होना है। तो हम लोग अगर एक परिवार का हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग का समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और माँ बाप है एंड ग्रैंड पेरेंट्स है, ऑल टुगेदर 6। तो उसमें अगर हम लोग देखें कि ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, माँ बाप भी वैक्सीनेटेड हुए, तो ओनली द मेंबर्स हु आर लेफ्ट इज चिल्ड्रन। वो लोग तो वैक्सीनेटेड नहीं है, वी डोंट नो वेदर दे आर सेरो पॉजिटिव और नॉट। तो जो आपने बताया कि मान ली हमको करना क्या है अभी, तो इट इज़ सेम जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क पहनना है, हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और हाथ सब धोना है। ये सब हम लोग करते रहना है। तो ये तो हो गया आपका घर में जो किस तरह से हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को घर में किस तरह से हम लोग वो करते हैं। अब रहा हम स्कूलिंग के बारे में। अभी बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि स्कूल से भी और बहुत सारे उससे भी कि बाय द एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्कूल्स जो है दे आर गोइंग टू ओपन। तो सब पेरेंट्स शायद यही सोच रहे होंगे कि वेदर वी शुड सेंड आवर चिल्ड्रेन विदाउट वैक्सीनेशंस और नॉट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिर्फ मैं अपने लेवल पे नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ कि क्या हो सकता है बोल के। लेकिन ये स्कूल अथॉरिटी को डिसाइड करने वाला चीज़ है। आइडियली अभी जैसे वैक्सीन की आप बात करेंगे तो वैक्सीन एम्स का डायरेक्टर और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि प्रॉबली एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के अंदर अंदर वैक्सीन लग जाएगा।
सो इवन बच्चों, यस, बच्चों में। सो जैसे फाइजर का 12 to 18 ईयर्स के ऊपर लाइसेंस हो चुका है, और बच्चों में भी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और उसका 3rd फेज रिजल्ट आने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू एम्स का डायरेक्टर बाय सितंबर ये रिलीज हो जाना चाहिए, तो मोस्टली चिल्ड्रन एटलीस्ट फर्स्ट डोज उन लोगों को लग जाएगा। और दूसरा चीज़ है स्कूल। देखिए स्कूल तो स्टार्ट तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टार्ट होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल में ये पॉलिसी होगा कि एक तो वैक्सीन का, आई थिंक आफ्टर वैक्सीन वो लोग स्टार्ट करेंगे, और दूसरा चीज़ होगा कि देखिए ये हैंड हाइजीन और ये तो हमेशा ही से ही था, हमेशा था, इट्स जस्ट कि अभी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। और बच्चों में ये जो हम हैंड सैनिटाइजर बोल रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाथ धोना है बस। अगर आपके पास हाथ धोने का ऑप्शन है तो हैंड सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों में हम लोग कैसे कराते हैं, वो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग जो है वो पूरा गाना गाते, उतना गाना वो नहीं तक 20 सेकेंड्स तक अगर बच्चे हाथ धो लेते तो हो जाएगा। अब रहा तो ये हैंड हाइजीन पहले से ही था, जिस जगह पे आप साबुन नहीं यूज कर सकते वहां पे एक सैनिटाइजर। सो क्या होगा, प्रोबेबली बच्चे एक सैनिटाइजर हाथ में लेके जाएंगे, वाटर बॉटल के साथ एक उन लोगों का सैनिटाइजर भी होगा। और शायद स्कूल में वो लोग डिस्टेंसिंग करेंगे, जैसे एक सीट छोड़ के करेंगे, या फिर ऑल्टरनेट डे बच्चों को बुलाएंगे। आई थिंक वो स्कूल को एक पॉलिसी कर लेगा, और वैक्सीन भी इन लोग को लग जाएगा। हाँ, मास्क एक नया चीज़ है जो आई थिंक कुछ महीने तो हमें आदत डालना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मास्क एक नया चीज़ आ गया जो हम लोग को आदत डालना ही पड़ेगा उसका। तो आज हम लोग ने कोविड-19 बच्चों में किस तरह से होता है, उसमें हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लोग ने चर्चा किया। तो अंत में मैं डॉक्टर साहब से बोलना चाहता हूं कि आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कोविड के बारे में, कोविड इन चिल्ड्रन एज अ होल। अगर हम लोग सब चीज़ को ध्यान में लेते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल होना चाहिए और कुछ सावधानी बरतना चाहिए। आप करिए तभी बच्चे सीखेंगे। मास्क लगाना, हैंड हाइजीन में हाथ धोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर जब बाहर हो तो सैनिटाइज करिए, और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ है, ये हमेशा ही करना है। और बच्चे को अच्छा खाना दीजिए, ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं है बिना इंडिकेशन। आप उसको न्यूट्रिशियस खाना दीजिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। घबराइए मत, अगर कोई पॉजिटिव आता है घर पे तो तुरंत जाके बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी एंटीबायोटिक, ये बता रहे कोई भी एंटीबायोटिक आप उसको दीजिएगा मत। बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामॉल है, एजिथ्रोमाइसिन और टैक्सिन बुखार का दवाई नहीं है। तो आप जाके बुखार हो गया बोल के सीधा एजिथ्रोमाइसिन खरीद के मत खाइए, वो बुखार का दवाई नहीं है। और तीसरा चीज़ है कि अगर माँ बाप पॉजिटिव होते ही बच्चे को तुरंत ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर मत भेजिए, क्योंकि बच्चे असिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये मत करिए। और जैसे ही उसका नॉर्मल वैक्सीनेशन जो है वो आप लगा दीजिए, उसको मिस मत करिए। और जैसे वैक्सीनेशन आता है अपने बच्चों को वैक्सीन लगा दीजिए, यही चीज़ है। अगर 3rd वेव आएगा भी तो हम सब मिलके उससे लड़ाई कर सकते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखने से काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। थैंकफुली बच्चों में ज़्यादा देखा नहीं है, और हम यही आशा करते हैं कि 3rd वेव में भी अगर आप अच्छे से ये सब चीज़ करेंगे तो 3rd वेव भी नहीं आएगा। ये बात नहीं भूलना है कि बाहर से अंदर हम बड़े लोग लेके आते हैं, बच्चे नहीं लाते हैं। बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, ना उन लोग का क्लास हो रहा है, ना उन लोग का कोई क्रैश हो रहा है, ना उन लोग का कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो बच्चे बाहर जाके कोविड वायरस नहीं लेके आ रहे हैं, ये हम लोग लेके आ रहे हैं बाहर से अंदर। जैसे हम मास्क बाहर जाने के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन घर पे आके उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको आप कहाँ पे रख रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। अगर बच्चे मास्क पे लगा रहे हैं तो उसको बार बार टच कर रहे हैं, ये सब चीज़ मत कराइए उसको। 2 साल से नीचे बच्चों को मास्क की ज़रूरत ही नहीं है, उनको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप टू 5 इयर्स बच्चों को भी अंडर सुपरविजन, अगर आप सामने नहीं हो तो सिर्फ उनको मास्क पहना के मत भेजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को हैंडल करना ही नहीं आएगा। और उससे बड़े बच्चों को तो कर सकते हैं, तो ये आप अच्छे से कीजिए। लेकिन मास्क हैंडलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मास्क आप उसको क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो। सो ये सब चीज़ अपने बच्चों को सिखाइए।
अच्छा खाना खिलाइए, पानी ज़्यादा पिलाइए, अच्छे से सुलाइए और घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैप्पी रखिए। ज़्यादा न्यूज़, स्पेशली अडोलसेंट बच्चे जैसे ये 10-12 साल के बच्चे, उन लोग को सब समझ में आता है। अगर आप बहुत टेंस्ड हो, इतना डेथ हो गया, ये हो गया, सब लोग वो सुनते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो घर का माहौल थोड़ा सा लाइट रखिए, उन लोग को ऐसे न्यूज़ से थोड़ा दूर रखिए। तो ये सब चीज़ करने से हम लोग आशा करते हैं कि होपफुली ये टाइम भी हमारा बीत जाएगा। तो होपफुली हम लोग ये भी आशा करते हैं कि वैक्सीन भी जल्दी आ जाए और जल्दी बच्चों आ में भी जाए। लग जाए, एग्जैक्टली। और थर्ड वेव हम लोग खाली हम लोग को सुनाई दे और ना हो, यही हम लोग विश्वास आशा के साथ हम लोग इस बात को भी कंक्लूड करते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी इस मच। इंफॉर्मेशन के लिए। अगर कोविड-19 के बारे में या कोई भी अगर बच्चों की समस्या के बारे में आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मधुलता पांडे रेमेडी क्लिनिक दागापुर में अवेलेबल है। आप उनसे आके किसी भी बच्चे की समस्या के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होगा, ये जो हम लोग का जो जानकारी है। तो इसी मैसेज के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।